नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा, जैसा कि हम और वीडियोस में भी कहते हैं कि ये वीडियो काफ़ी खास रहेगा आपका। ये सिर्फ ना कि कहने भर के लिए, ये असल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, क्योंकि आपकी ये पूरे इंडिया कंट्री के अंदर एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जो हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंदर आपका जो मध्य प्रदेश के अंदर मेन आपका जो हॉस्पिटल है भोपाल के अंदर एम्स का, उसके अंदर रिक्रूटमेंट निकल के आई है, जिसको पूरा डिस्कस किया जा रहा है इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एम्स जो है वो एक पूरे इंडिया कंट्री का एक सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। एक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपका एम्स जो है वो एक बड़ा हॉस्पिटल है। मतलब आप देखेंगे कि अगर आप जानना चाहें तो एक जो जिसको गवर्न करती है एम्स को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्न करती है, चलाती है, तो उसके हिसाब से आपको बताऊं तो यहाँ पर आपका एम्स के अंदर, भोपाल के एम्स के अंदर आपकी जॉब निकली है, जो कि बहुत अलग अलग पोस्टों पर निकली है दोस्तों, जिसको इस पूरा वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले आप समझिए इस वीडियो में क्या क्या होगा, वो मैं आपको पहले समराइज कर देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे एलिजिबिलिटी इस जॉब की, क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, सैलरी, कौन कौन से पोस्ट हैं, कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, फीस क्या रहेगी और क्या काम रहेगा, किस पोस्ट पर क्या काम रहेगा, इसको भी समझेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि ये एम्स भोपाल के अंदर जॉब ऑल इंडिया जॉब है। यानी कि इसमें आप अगर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर कोई भी ऐसा राज्य दोस्तों जो इंडिया कंट्री में है, आप उससे अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन ये जॉब आपकी एम्स के भोपाल के अंदर होने वाली है, तो उसी से रिलेटेड पूरा इस वीडियो में होगा आपका डिस्कस। तो सबसे पहले हम चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे और समझते हैं कौन कौन सी पोस्ट है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से काम है जिसके ऊपर हम डायरेक्ट यहाँ पर जाकर जॉब्स जो है वो ले सकते हैं। देखिए, आप जैसा कि मैं हाईलाइट करता हूं, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स भोपाल की। आप अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑर्डर, सर्कुलर, नोटिस के अंदर भी आप जा सकते हैं, वैकेंसी के अंदर भी आप आकर इसमें देख सकते हैं, और ऑफिशियल डाउनलोड, इन दो तीन चीज़ों जगह ऐसी हैं, इनमें से कहीं पे भी आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। और अगर आपको नोटिफिकेशन ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के सही नीचे से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट इस जॉब के बारे में एक एक चीज़। चलिए हम डायरेक्ट उसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले आपका देखिए ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसको डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों आपका आया है 30 सितंबर को, यानी अगर बात करें तो 2 से 3 दिन हुए इस नोटिफिकेशन को रिलीज हुए, और इस नोटिफिकेशन में बोला गया है कि हमें रिक्रूटमेंट करानी है नॉन फैकल्टी पोस्ट के ऊपर, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करा रहे हैं बेसिस एट एम्स भोपाल, यानी एम्स के भोपाल के एम्स में। ये आप देख सकते हैं। अब देखते हैं, एम्स भोपाल इज एन अपेक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। यानी कि आपकी जो अलग अलग प्रधानमंत्री, पीएम, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनकी अलग अलग योजनाएं होती हैं लोगों के लिए, अलग अलग वर्गों के लोगों के लिए भी होती हैं, अलग अलग चीज़ों, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए भी होती हैं। तो पीएम की एक योजना जो कि आपकी PMSSY है, इसके तहत जो है आपकी ये जॉब निकाली गई है, विद द एम ऑफ करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंस इन इक्वालिटी tertiary level healthcare in the country and attaining self sufficiency in graduate and post graduate medical education and training। तो सिंपल शब्दों में बात यहाँ पर यही है कि जो एम्स भोपाल के डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से बोला गया है कि हम इनवाइट कर रहे हैं, फॉर्म भरिए ऑनलाइन में, ऑनलाइन के माध्यम से हम इसमें फॉर्म आपको बता देंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें फॉर्म की ज़रूरत है कि नहीं। फॉर्म में जैसे अप्लाई करते हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसमें जो है तुरंत उसका सॉल्यूशन जो है कर देंगे।
ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे किस किस से करा गया है, पूरे भारतीय नागरिक जितने भी हैं, मतलब वो लोग जो इंडिया कंट्री में रह तो रहे हैं लेकिन उनके पास यहाँ की नागरिकता भी है, यानी उनकी नेशनैलिटी भी है इंडिया की ही। साथ में वो लोग जो कि दूसरे कंट्रियों से, यानी कि आपका कोई भी कंट्री हो सकता है, यूएसए हो सकता है, कनाडा हो सकता है, और भी यहाँ पर बहुत सारे कंट्रियां हो सकते हैं, चाइना हो सकता है, कोई भी ऐसा कंट्री हो सकता है इंडिया के अलावा। वहां से अगर आप इंडिया में आए हैं एक अनिश्चित काल के लिए, आप यहाँ पर आकर जो है जॉब करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ओसीआई होगा। ओसीआई होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। जिसके पास भी ये ओसीआई हो वो इस पे अप्लाई कर सकता है, यानी कि दूसरे कंट्री का कैंडिडेट भी अपने ओसीआई के डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर अप्लाई कर सकेगा इन पोस्ट पर। तो ये समझ आ गया, यानी आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर ये जॉब है, यानी पूरे दुनिया में इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब पे। बस कंडीशन ये है दूसरे कंट्री वाले के पास ओसीआई होगा तो वो अप्लाई कर पाएगा। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो सोशल वर्कर की पोस्ट है। अब देखिए ये ग्रुप सी की है, आप समझते हैं कि ग्रुप ए बी सी क्या होता है। ग्रुप ए बी सी एक लेवल डिवाइड करे गए हैं आपको, कि आपको पता लग सके कि आपका कितना, मतलब आपका कौन सा ओहदा है, आपकी कौन सी पोस्ट है, ये आप समझ सके। ये ग्रुप ए बी सी मतलब ये होता है कि अगर ए ग्रुप है तो उसकी पोस्ट का काम अलग होगा, बी की पोस्ट का काम अलग होगा, और भी बहुत सारे तरीके रूल्स होते हैं जिसके तहत जो है आपके ग्रुप्स डिसाइड किए जाते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हो। सोशल वर्कर ग्रुप सी में रहेगा। आप देखेंगे ऑफिस अटेंडेंट या फिर स्टोर्स अटेंडेंट, जिसकी मल्टीटास्किंग, जिसको एक से बहुत सारे काम करने होंगे, तो ये आपका लेवल 1 का इसमें सैलरी होगा। अब लेवल 1 का सैलरी आपको कैसे पता लगेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, आपको करना क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के आपको पे लेवल देख लेने ऑनलाइन आप इंटरनेट पे देख लेंगे। आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पे लेवल्स होते हैं, पे स्केल्स होते हैं, उसमें आप देखेंगे लेवल 4, लेवल 2, लेवल 3, तो आपको वहां से एक्चुअल आइडिया लग जाएगा सैलरी का। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको भी इसमें अगर पोस्ट वाइज लिखा होगा तो क्लियर कर दूंगा, नहीं लिखा होगा तो इसके ऊपर आपको अलग से बता दिया जाएगा अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि सोशल वर्कर में यहाँ पर बोला गया है कि यूआर कैटेगरी से 2 वैकेंसियां हैं, टोटल 2 ही वैकेंसियां हैं। अब इसमें डिसेबिलिटी के लिए वैकेंसी नहीं है। अब यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी होती है, ओबीसी मतलब कि अदर बैकवर्ड कास्ट, एससी एसटी मतलब कि अनुसूचित जाति जनजाति, ईडब्ल्यूएस हो जाती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और पीडब्ल्यूबीडी मतलब कि डिसेबिलिटी। और इनकी फुल फॉर्म आपको भी नीचे भी दिख जाएगी। और अगर टोटल वैकेंसी की बात करें, स्टोर्स अटेंडेंट, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो, क्वालिफिकेशन हो, आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें टोटल 40 वैकेंसी हैं, जिसमें से 17 अनरिजर्व कैटेगरी को जा रही है और एक डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को जा रही है। अब डिसेबिलिटी में कोई भी डिसेबिलिटी होगी या कोई स्पेसिफिक होगी वो आपको दिया गया है। साथ में अब बात करें एलडीसी की भी जॉब है, लोअर डिवीजन क्लर्क की, इसमें लेवल 2 का सैलरी है और 32 वैकेंसी, 32 वैकेंसी है। स्टीनोग्राफर की भी है। अब देखेंगे आप यहाँ पर, हम अगर देखते हैं तो एसएससी जो होता है वो स्टीनोग्राफर का निकालता है, तो सिर्फ स्टीनोग्राफर को ही लेता है पूरे इंडिया से। यहाँ पर क्या है, एम्स भोपाल जो ले रहा है वो अलग अलग फील्ड से ले रहा है। तो इसमें फायदा ये रहेगा कि अगर आपके पास किसी स्पेसिफिक फील्ड की क्वालिफिकेशन है तो आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे। जैसे आप देखेंगे ड्राइवर की भी यहाँ पर जॉब है, उसके अलावा जूनियर वार्डन की भी जॉब है, जिसमें हाउसकीपिंग का काम रहेगा, मतलब हॉस्पिटल में ही। फिर साथ में आपका डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट रहेगा, अपर डिवीजन क्लर्क भी रहेगा। क्लर्क यानी आप समझते ही हैं, क्लर्क की पोस्ट रहेगी। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी जॉब है। और आप इस तरीके से टोटल देखेंगे तो टोटल 12 तरह के पोस्ट हैं, जिसके अंदर टोटल वैकेंसी जो है 233 है, यानी कि 233 ऐसे लोग हैं जिनको डायरेक्ट एम्स के भोपाल में रिक्रूट करा जा रहा है। अब इसमें बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए, उसको हम समझ लेते हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर आप सोशल वर्कर की पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो आपकी डिसेबिलिटी में OA, OL, BL, B, LV और HH होनी चाहिए, यानी कि हेयरिंग इम्पेयर्ड, जैसे कि हार्ड ऑफ हियरिंग रहेगा आपका। अगर साथ में ब्लाइंड, अगर लो विजन वाले कैंडिडेट होंगे, 1 आर्म वाले, 1 लेग वाले कैंडिडेट होंगे, तो वो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकेंगे। ये उनकी सूटेबल कैटेगरी रहेगी, मतलब कि उनकी ये डिसेबिलिटी सूटेबल रहेगी इस पोस्ट के लिए। सेम ये वाली डिसेबिलिटी ये इस वाले पोस्ट के लिए रहेगी। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 लेग वाला भी अप्लाई कर सकता है डिसेबिलिटी में, ये बोला गया है। तो आप ये इस तरीके से देख लेंगे अपना डिसेबिलिटी का पूरा चार्ट, पूरा टेबल,
वो आप अच्छे से देख सकते हैं। अब आपको बताता हूँ, MF मतलब था मैनिपुलेशन विद फिंगर्स, OA मतलब वन आर्म था, और OL मतलब वन लेग है, और BA मतलब हो जाता है बोथ आर्म्स, BL मतलब बोथ लेग। अब देखिए ये डिसेबिलिटी में आती है दोस्तों, अगर आपकी इसमें से कोई भी डिसेबिलिटी होगी, उसके आपके पास सर्टिफिकेट होंगे डिसेबिलिटी वाले, आपके पास पेपर्स होंगे, उसके बेस पर आप इसमें लगा सकते हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन चेक जरूर करना है कि आपकी डिसेबिलिटी उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब रिजर्वेशन, अगर कोई कैंडिडेट कह रहा है कि उसको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन चाहिए, चाहे वो एज में हो, फॉर्म के फीस में हो, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो भी रिजर्व कैटेगरियाँ होती हैं उनको मिलता ही है, तो आप उसके हिसाब से ले पाएंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पर है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि फॉर्म कब से कब तक भरेंगे, तो आप इसमें 30 अक्टूबर तक फॉर्म भर देंगे, और फॉर्म का लिंक एप्लीकेबल होते ही आपको वीडियो के नीचे भी वो मिल रहा होगा। अब इसके आगे ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, इसमें कोई और दूसरा मोड नहीं है। अगर आपको कोई कह रहा है कि फिजिकल मोड में अवेलेबल करा रहा है फॉर्म, तो बिलीव मत करना दोस्तों, क्योंकि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ये कुछ पॉइंट है, इसको जरूर रीड करना, इनको छोड़ना मत। यहाँ पर एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, और ये एग्जाम के बाद ही आपका जो है फाइनली सिलेक्शन होगा। प्रोबेशन की बात कर लेते हैं। प्रोबेशन यहाँ पर जो रहेगा आपका, अभी कुछ बताया नहीं गया है प्रोबेशन से रिलेटेड। प्रोबेशन जो भी होगा आप देख लेंगे, आपको जॉब मिलने के बाद बता दिया जाएगा प्रोबेशन है या नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर में कंप्यूटर एग्जाम लिया जाएगा यहाँ पर, और इस कंप्यूटर एग्जाम के अंदर जो है आपका विल बी सब्जेक्टेड टू ए स्किल टेस्ट इफ एप्लीकेबल। स्किल टेस्ट उन पोस्ट पर होगा जिसमें मांगा जा रहा है स्किल, बाकियों पर नहीं होगा। जैसे स्टेनोग्राफर के लिए टाइपिंग का स्किल होता है तो वो जरूरी होता है, तो वो ले लिया जाएगा। इस तरीके से आपको बता रहा हूं मैं, आप समझ जाना इस चीज को। अब एग्जाम के बाद यहाँ पर कंप्यूटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपके पेपर्स चेक होंगे, आपका फॉर्म का प्रिंट चेक होगा, फॉर्म का एक्चुअल प्रिंट आउट जो आप अप्लाई करेंगे उसका, साथ में यहाँ पे अपनी जो मार्कशीट क्वालिफिकेशंस रहेंगे वो चेक होंगे आपके, चाहे वो 10th 12th का हो या ग्रेजुएशन का हो। साथ ही आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, और इसके अलावा आपकी ID जैसी चीज़ें चेक करी जाएंगी जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे एग्जाम के बाद। अब कंप्यूटर में अगर बात करूं तो कंप्यूटर में आपको 35% मार्क्स टोटल लाने पड़ेंगे कम से कम। आपको अगर मेरिट की लिस्ट में आना है, मेरिट लिस्ट वो होती है जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने सिलेक्ट हुए उस जॉब के लिए, और उनके नाम्स लिखे होते हैं, नाम और साथ में उनके मार्क्स भी होते हैं। अब स्कीम अगर बताऊं कंप्यूटर एग्जाम की यहाँ पे क्या रहेगी, तो 100 MCQ रहेंगे, और 100 ही MCQ मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो जाते हैं, और टोटल मार्क्स भी 100 का ही रहेगा, और 90 मिनट्स इसमें पेपर का समय मिलेगा। इसमें आपका जनरल नॉलेज अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल आपको MS ऑफिस आता हो, इंटरनेट अच्छे से चलाना आता हो, एक नॉर्मल तरीके से आता ही हो चलाना, साथ में CCS कंडक्ट रूल, और ये सारी चीज़ें। ये सब क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखिए CCS कंडक्ट रूल्स हैं, ये कुछ रूल्स हैं जो कि 1964 में आए, और ये आपके कंडक्ट रूल्स कुछ हैं जो कि CCS बोला जा रहा है, और इन सबको आप जरूर पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो सिलेबस आपको पता लग गया है, मतलब आपको पैटर्न पता लग चुका है। एक्चुअली हर पोस्ट की अलग अलग मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी कि इस पोस्ट में इतने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, इस पोस्ट में इतने सिलेक्ट हुए। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जैसा कि आपको बता दूं 1/4 नेगेटिव है, यानी हर करेक्ट आंसर पे 1 मार्क्स है, रॉन्ग पर 0.25 डिडक्ट होगा गलत आंसर करने पर। टेस्ट के सेंटर की बात करते हैं अब डायरेक्ट। अब डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल रहेंगे स्क्राइब के लिए। यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को अगर स्क्राइब अरेंज करना है, दूसरे पर्सन से अपना एग्जाम करवाना है, अगर वो खुद नहीं कर पाते हैं, कर सकते हैं, तो एनेक्स 3 को आपको बताऊंगा, उसके रूल्स के हिसाब से आप इसमें अटैच कर देंगे सर्टिफिकेट, जिससे रिलेटेड आपको जो है यहाँ पे फायदा मिल जाए इसका। टेस्ट सेंटर की बात करें तो टेस्ट सेंटर आप अपना सिलेक्ट कर सकेंगे अपने फॉर्म के अंदर ही, और आप अगर इसको बाद में चेंज नहीं कर सकेंगे, जो सेंटर आपने सिलेक्ट किया है वही आपको मिलेगा। अब मान लीजिए ये एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसे हुए, मान लीजिए ऑल ओवर आपके और किसी दूसरे कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं, तो ऐसे में जो कैंडिडेट जो है
जिसने कम रॉन्ग आंसर करे होंगे उसको ऊपर करा जाएगा मेरिट में। फिर भी अगर सेम आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद हाई परसेंटेज उसके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में देख लिए जाएंगे, जैसे कि आपके ग्रेजुएशन वाले। तो इस तरीके से यहाँ पर टाई केस सॉल्व हो जाएंगे, जिनके भी इक्वल मार्क्स आएंगे कैंडिडेट्स के सेम इस एग्जाम में। अब बात करते हैं SC ST के लिए। SC ST को 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे अपने एज में रिलैक्सेशन, OBC वालों को 3 साल, डिसेबिलिटी को 10 साल। यही होता है नॉर्मली रूल। आप इस सब को चेक कर सकते हैं, अपने अपने जो भी आपके फील्ड से आते हो उसको आप चेक कर लेंगे। फॉर्म की फीस यहाँ पर जो है, फॉर्म की फीस की बात करें तो फॉर्म की फीस जो है यहाँ पर वो है 1200 रुपये जनरल, OBC और EWS की, और SC ST और डिसेबिलिटी वालों की जो फीस है वो यहाँ पर 600 रुपये है। यानी आप समझेंगे तो एप्लीकेशन फीस अगर आप किसी अनरिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपको 1200 पे कर रहे हैं, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं और जैसे SC ST यानी अनुसूचित जाति जनजाति और डिसेबिलिटी से, तो आपको 600 रुपीज़ पे करने हैं। प्रोसीजर सिंपल है। आपको एम्स भोपाल का वेबसाइट का लिंक दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, वहाँ से आपको करना है। यहाँ पे आपको आना है इसके वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपना नाम जेंडर जैसी कुछ डिटेल्स डाल के। जब रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप फॉर्म भरने की तरफ जाएंगे। फॉर्म जब भर रहे होंगे तो वहाँ पर आप अपना पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स को मार्कशीट्स को अपलोड कर देंगे। उसके बाद फिर आप अपने फीस पे कर देंगे, उसके बाद फॉर्म का प्रिंट लेंगे। यही पूरा प्रोसीजर होता है ऑलमोस्ट सब जॉब में। अब JPG और JPEG ये फॉर्मेट रहेंगे एक्सटेंशन वाइज। जैसे आप देखेंगे जो मैं जिस डॉक्यूमेंट को डिस्कस कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट .PDF है। इसका मतलब क्या है कि इसका एक्सटेंशन जो है जिस फॉर्मेट में इस फाइल को सेव करा गया है, बनाया गया है एम्स भोपाल के द्वारा, वो PDF में बनाया गया है। सेम बहुत तरह तरह के फॉर्मेट होते हैं, मेनली JPG और JPEG आपका एक्सेप्ट किया जा रहा है इस फॉर्म के लिए। तो उसके लिए आप वीडियो देख लेना कि आपको अपने फोटो या डॉक्यूमेंट्स के साइज को रिड्यूस कंप्रेस कैसे करते हैं। प्लस आपको अगर उसमें जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको फॉर्मेट चेंज करने हो तो वो भी आप देख सकते हैं। दोनों ही सेम एक वीडियो में बनाए गए हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना चाहें तो अलग अलग फीस भरना। एक से ज़्यादा पोस्ट पे कोई मना नहीं है, आप अप्लाई कर सकेंगे। एम्स ने फुल्ली ओपन रखा है आप सबके लिए एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। सबकी फीस अलग अलग पे करना, अलग अलग पोस्ट सिलेक्ट करना, लेकिन अलग अलग फॉर्म भरना। एक फॉर्म आप ये समझना कि एक फॉर्म पे आप सारे पोस्ट पे अप्लाई कर पा रहे हो। ये इंस्ट्रक्शन है, आप फॉर्म के रिलेटेड क्या इंस्ट्रक्शन रहेंगे वो यहाँ दिए गए, जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए, इसको आप रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करूँ, जैसे कि कैंडिडेट को लगता है कि एग्जाम के लिए हमको ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस यानी हमारे को आने जाने का खर्चा और साथ में अलग से महंगाई भत्ता दिया जाता है। हमारे महंगाई को देखते हुए अगर हम इसमें एग्जाम के लिए सेंटर पे जा रहे हैं एग्जाम देने, साथ में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अपीयर होने जा रहे हैं, तो इनके लिए चाहे हम सेम स्टेट से जाएं या दूसरे राज्य से जाएं, तो ऐसे में ऐसा कुछ भी नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर बोला गया है नोट, यहाँ पे कुछ भी ऐसा पे नहीं किया जाएगा। आपको खुद ही के बिहाफ पर खर्चे करते हुए एग्जाम देने भी जाना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने भी जाना है, और जॉब की ज्वाइनिंग भी आपको खुद के बिहाफ पर ही करनी है। बाकी अब जब जॉब लग जाएगी तो वो आपकी पर मंथ सैलरी आपको मिलती रहेगी। तो ये आप समझ सकते हैं। हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको पोस्ट वाइज बता देता हूँ क्या क्या है। हमने पोस्ट समझ ली है। अब सबसे पहले सोशल वर्कर की जो पोस्ट थी आपकी, उसमें आपका 12वीं पास मांगा जा रहा है और 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सोशल वर्कर के अंदर। तो आप 8 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है, अगर इतना होगा तभी लिया जाएगा, और 18 से 35 साल के बीच वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, यानी 12वीं पास प्लस 8 साल का एक्सपीरियंस। सेम ऑफिस अटेंडेंट जिसमें मल्टीटास्किंग रहेगी आपकी, इसमें आपको बोला गया है कि 10th पास होना जरूरी है, या फिर ITI यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अगर आपने करा है कोई भी इस फील्ड के अंदर, ऑफिस अटेंडेंट के तौर पर आपने इसमें कोर्स करा, सर्टिफिकेट करा, तो वो भी आप अप्लाई कर सकेंगे। 30 से नीचे वाले अप्लाई करेंगे एज में।
यहाँ पे रिलैक्सेशन हर पोस्ट पर लागू होगा जिसमें भी आपका रिजर्वेशन आता है। जिसमें लागू नहीं होगा वो आपको क्लियर करके बताया गया है एम्स भोपाल के द्वारा सेम नोटिस में। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12वीं पास चाहिए, स्किल आनी चाहिए जो कि बोली गई कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड उसकी जो है 35 वर्ड पर मिनट उसको टाइप करने इंग्लिश में आने चाहिए, 30 उसको हिंदी में आने चाहिए, क्योंकि हिंदी टाइम टेकिंग होता है तो उसमें 30 रखे गए हैं और ये आपको 10 मिनट के अंदर करना होगा। ये स्किल टेस्ट में आपका लिया जाएगा। तो जिनमें भी स्किल टेस्ट हो रहा है यहाँ पे आपको दे दिया गया है। और बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी मतलब कि आपको कंप्यूटर की अच्छी खासी जानकारी हो वो आपको बोला गया है। 18 से 30 वाले अप्लाई करेंगे। स्टीनोग्राफर आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम अभी हमने लोअर डिवीजन क्लर्क का डिस्कस किया है। स्टीनोग्राफर का 12th पास मांगा जा रहा है और ड्राइवर के लिए 10th पास चाहिए। जूनियर वार्डन के लिए ग्रेजुएट चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी फील्ड में, यानी BCA, BA, BTech, BSc, BArc और कुछ भी ऐसा जो भी बैचलर होगा वो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जूनियर वार्डन में और किसी भी कॉलेज के अंदर। 30 से 45 इसमें एज रहेगी। तो आप इस तरीके से सारा चेक कर लेंगे। हम एक एक को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी जो है यहाँ पे पॉइंट कवर और भी करने हैं। अब इसके बाद आपका यहाँ पे सिलेबस समझ लीजिए। कंप्यूटर में जो जनरल नॉलेज और अवेयरनेस 25 मार्क्स का आएगा 100 में से, उसके अंदर आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 10th लेवल की जनरल साइंस होगी। गवर्नेंस इन इंडिया, करंट जनरल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वेरियस मैटर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आएंगे। फ्यू क्वेश्चन आपके जो आ सकते हो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स और एप्लीकेशन और इंटरनेट के बेस पे रहेंगे। उसके अलावा आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10th लेवल की आएगी और इसमें 10 मार्क्स का आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो लेवल डिसाइड करते हैं सिलेबस में कि 10th लेवल 12th लेवल, ये आपके क्वालिफिकेशंस के बेस पे डिसाइड होते हैं। सपोज मानिए स्टीनोग्राफर की जॉब है तो स्टीनोग्राफर का जो भी सिलेबस होगा और अगर उसमें आपकी क्वालिफिकेशन 12th है तो उसमें 12th लेवल का आपका हार्डनेस होगा। तो क्वालिफिकेशन डिसाइड करती है आपका सिलेबस का लेवल, ये आप क्लियर कर लेना। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका यहाँ पर क्या क्या होगा, मेंसुरेशन रहेगा। मेंसुरेशन मैथमेटिक्स में आता है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद एवरेज, फ्रैक्शन, टाइम वर्क, डिस्टेंस, सारी चीज़ें आएंगी। और इंटेलिजेंस के अंदर एनालॉगीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, सीरीज कंप्लीशन, डायरेक्शन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ये सब आएगा। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MS ऑफिस अच्छे से चार्ट लेना, अच्छे से दोस्तों एक एक चीज़ पूरी आप निचोड़ लेना अच्छे से, कुछ भी छोड़ना मत, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप पहले 25 मार्क्स मतलब जो भी मार्क्स स्कोरिंग है वो वाला पैटर्न, वो वाला पार्ट सेक्शन जरूर कंप्लीट कर लें आपने इस एग्ज़ाम के लिए। ये डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको जरूर रीड कर लेना क्योंकि अप्लाई करने से पहले डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को भी पता हो कि उसके ऊपर कौन से नियम लागू होते हैं। ये स्क्राइब के लिए फॉर्म रहेगा, स्क्राइब के लिए फॉर्म सबमिट करना। अगर आपको स्क्राइब की जरूरत, अगर आप स्क्राइब यूज करेंगे, स्क्राइब की मदद से अपना एग्जाम करेंगे तो ये वाला रहेगा आपका अंडरटेकिंग के लिए, स्क्राइब के लिए, और वो रहेगा आपका स्क्राइब की आपको स्क्राइब परमिशन के लिए। तो दोनों के लिए अलग अलग है। ये OBC का सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। OBC को अगर रिलैक्सेशन चाहिए एज में तो वो इस सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे। तो ये आपको पूरा डिटेल बता दिया है इस जॉब का। तो ये जॉब काफ़ी अच्छी है यानी भाई एम्स भोपाल में एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मेन हॉस्पिटल एम्स के अंदर जॉब मिलना, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, मेनली पोस्ट तो सारे ही अच्छे हैं लेकिन किसी भी पोस्ट पे मिल रहा है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको ले लेना चाहिए। और आपको सारे लिंक वीडियो के नीचे दिए गए हैं, वहाँ से आप जाके इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो मैं आपसे मिलूंगा आप नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।